हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे, उम्मीद करते हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करें आज का क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बात करेंगे। दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो धनात्मक पूर्णांक आपको a और b, कोई मान लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए a और b। मान लीजिए कि a इक्वल टू आप 20 आपके पास है, ठीक है, और b इक्वल टू आपने मान लीजिए 5 है। कोई भी a और b आप ले लीजिए, कोई भी दो नंबर आप a और b ले लीजिए, ठीक है। अगर ये आपके पास मौजूद है तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। अद्वितीय का मतलब केवल व केवल एक हल आपको मिलेगा, यानी एक मिलेगा नंबर। अद्वितीय मतलब यूनिक, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, अद्वितीय, केवल व केवल एक। जैसे ए में, ठीक है, जैसे ए में ये ए क्या हो, बड़ा हो बी से, यानी ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए। यहां पे पहले तो कंडीशन है ए और बी, दो ऐसे पूर्णांक आप लेंगे जिसमें एक इज ग्रेटर देन बी होगा। जैसे 5 और 20 लिए तो 20 इज ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, 20 बड़ा है 5 से। और ऐसे दो नंबर आपके पास दिए हो तो कह रहा है कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं, यानी a में आप b से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। a में आपने b से क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। यहां पे 20 में आपने डिवाइड किया किससे, 5 से। तो a में जैसे आप डिवाइड करेंगे b से, तो डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए यहां पे तो कोई नंबर एक आएगा, मान लीजिए वह q है, और यहां पे रिमाइंडर कुछ बचेगा, मान लीजिए वह r है। ऐसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, यहां पे 4 बढ़ जाएगा, और रिमाइंडर यहां पे 0 आएगा, राइट। तो यहां पर आप ध्यान से देखें कि यून कह रहा है कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं। अद्वितीय का मतलब होता है केवल और केवल एक ही आएगा नंबर, उसके जैसा कोई और नंबर नहीं आ सकता है, उसके जैसा कोई और नंबर नहीं आ सकता है, ठीक। यहां पर समझें, अगर आप 5 से 20 में भाग करते हैं तो एक नंबर आता है 4। 4 के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं आप लिख सकते हैं, 4 के अलावा दूसरा कोई नंबर आ ही नहीं सकता है। और यहां पर रिमाइंडर भी 0 के अलावा दूसरा कोई नंबर आ ही नहीं सकता है, जब तक ये इन दोनों को हम चेंज ना करें, या एक को स्थिर रखकर दूसरे को चेंज ना करें, दूसरे को बदले ना। यानी यदि इन दोनों में से a और b में से, अर्थात 20 और 5 में से किसी एक को हम बदल दें तो ये बदल सकता है, ये अद्वितीय नहीं होगा। लेकिन यदि हमारे पास ये दो नंबर हैं a और b, यही नंबर हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ q की वैल्यू इतना ही आएगी, r की वैल्यू इतना ही आएगी, एक यूनिक अपने आप में आएगा, अद्वितीय आएगा, मतलब इसके जैसा कोई नहीं आ सकता है। मतलब यहाँ पे दूसरा ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, 6 लिख दें, 4 है तो आप 2 लिख दें, 3 लिख दें, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जब तक कि इसके अंदर को हम चेंज ना करें। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे 0 का 0 ही आएगा, ऐसा नहीं कि आप 5 से भाग कर दिए 3 बार गया, ऐसा नहीं हो सकता है, 3 बार तो जा नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि 6 बार चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है, यानी यह 4 बार ही जाएगा, यानी ये अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब समझ में आया क्या? अद्वितीय का मतलब क्या हुआ? अद्वितीय का मतलब यूनिक, केवल अकेला, इसके जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं। यानी 4 आएगा तो 4 ही आएगा, यहाँ पे 5 या 6 या 7 या 1 या 2 नहीं आ सकता है। यहाँ पे 0 है तो 0 ही, 2 3 4 1 तो कुछ नहीं आ सकता है, जब तक कि इसके अंदर को नंबर को चेंज ना करें, a और b में परिवर्तन ना करें हम। तो इसको कहते हैं अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। तो q और r अपने आप में क्या है? अद्वितीय है।
ये कंफर्म हो चुका है। तो कह रहा है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको पता है कि इसको इसमें ए का मतलब ये नंबर ए कहाँ है, बीच में मौजूद है। ए कितना है, बीच में मौजूद है। ये 20, बात समझ में आ रही है। ए कितना है 20, ए कितना माने हमने 20। ए इक्वल टू कह रहा है, ए इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर। बी से क्यू में मल्टीप्लाई, तो बी क्यू, यह बी से क्यू में मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 4, बात समझ में आई। प्लस का आर, तो प्लस का यहाँ पे कितना है 0, प्लस का 0, बात समझ में आ रही है। तो प्लस का 0, ठीक। और यहां पे कह रहा है b इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आइए इस बात को समझते हैं, ठीक है, कि b की वैल्यू r से हमेशा बड़ी होती है, b की वैल्यू हमेशा r से बड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, ये है कौन, इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं शेषफल। इस बात को भी हम लिखते हैं, ठीक है। यहां पर आपको दिखा देते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, हैं भाज्य कहते हैं, ठीक है। डिविडेंड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, भाजक, इसे कहते हैं डिवीजर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिवीजर, ठीक है, डिवीजर। इसे कहते हैं डिविडेंड, इसे कहते हैं कोसेंट, ठीक है। और इसे कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। यहां पे पहले हिंदी लिखते हैं हम, भागफल, कोसेंट। और ये होता है शेषफल, इसे कहते हैं रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है, इसे कहते हैं रिमाइंडर। तो ये हमारे पास होता है भाज्य। ए क्या है, यहाँ पे भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, ये क्या है, क्यू भागफल है, और आर शेषफल है। यहाँ पर अंदर वाला क्या होता है, भाज्य होता है, डिविडेंड होता है। डिविडेंड कितना है, क्या है, ए है यानी 20 है। डिविडेंड ये है, ये क्या है, डिविडेंड। बात समझ में आ रही है, क्या है, भाज्य है, इसे कहते हैं हम लोग हैं भाज्य बराबर ये बी क्यू, बी क्या है यहाँ पे, बी क्या कहलाता है, बी कहलाता है भाजक। तो बी कहलाता है क्या, भाजक, ये होता है भाजक। इंटू क्यू का मतलब 4, यहाँ पे ये क्या है, भागफल, कोसेंट, इसे कहते हैं हम लोग हैं भागफल। और प्लस आर क्या होता है, रिमाइंडर, आर क्या होता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इस बात को हम समझते हैं, ठीक है। b इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, सॉरी, b इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। b हमेशा r से क्या है, बड़ा है, और r 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है। मतलब ये कि यहाँ पे जो r की वैल्यू है ये b से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, यानी r से हमेशा b बड़ा होगा, r से b हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये b हमेशा बड़ा होगा इस r से, यहाँ पे 0 है तब 5 है, ये बड़ा है। और भी आप नंबर ले सकते हैं, समझते हैं इस चीज को। आइए, मान लीजिए ए के वैल्यू हमारे पास 20 लिए थे और बी की वैल्यू हम 5 लिए थे, है ना। 5 चौका 20, यहाँ पे आ गया कितना, 0। अगर हम ए की वैल्यू बदल दें, बी की वैल्यू कांस्टेंट कर दें, बी की वैल्यू हमने कांस्टेंट कर दिया 5, है ना। ए की वैल्यू हम बदल दें, ए की वैल्यू बदलते रहें, ए की वैल्यू बदल दे रहे हैं,
मान लीजिए 21 कर दिया तो 4 पच्चे 20 आएगा 1। ए की वैल्यू हम 22 कर दिए, अगर बी की वैल्यू हमारे कांस्टेंट है कितना 5, इसकी वैल्यू है 5 यही रहेगी। बी की वैल्यू आपको परिवर्तन नहीं करना है, बात समझ में आई। बी की वैल्यू बिल्कुल परिवर्तन नहीं करना है, बी की वैल्यू आप फिक्स कर दीजिए। ए की वैल्यू आप बदलिए 20, यहाँ पे मैंने मान लिया 21, यहाँ पे मान लीजिए 22, तो 4 पच्चे 20 यह आएगा 2। यहाँ पे मान लीजिए 23, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 से भाग करेंगे 4 पच्चे 20 आएगा 3। यहाँ पे आप मान लीजिए 24, 4 बार जाएगा 4 पच्चे 20 आएगा, ठीक है 4। आप यहाँ पे मान लीजिए 25 में 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बी की वैल्यू हमने कांस्टेंट कर दिया 5, बी बदलने वाला नहीं है, हम बदल क्या रहे हैं ए की वैल्यू, ठीक है। अब भाई ए की वैल्यू बदल रहे हैं तो 5 से भाग करेंगे, 5 बचे 25 आएगा कितना 0। फिर 5 से बी की वैल्यू कांस्टेंट है 5, 26 कितनी बार जाएगा ये 5 बचे 25 यानी 1 आएगा। मतलब ए की वैल्यू आप अगर बदलते हैं तो आर की वैल्यू बदल सकती है, क्यू की वैल्यू बदल सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देखना है कि ये बी की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। देखिए बी की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू, या बी की वैल्यू ये आर की वैल्यू, ये बी की वैल्यू ये आर की वैल्यू, यह बी की वैल्यू ये आर की वैल्यू, यानी बी की वैल्यू ये आर की वैल्यू। मतलब ये बी की वैल्यू फिक्स है और बी की वैल्यू से हमेशा आर की वैल्यू छोटी है, बी की वैल्यू से हमेशा आर की वैल्यू छोटी है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए ए, बट बी की वैल्यू आप फिक्स करके रखिए तो आर की वैल्यू बी से हमेशा छोटी आएगी, यानी बी की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी आर से। इस बात को आप डिसाइड कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू 0, बी की वैल्यू है 5, आर की वैल्यू 0 छोटी है, बी की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 1 छोटी है बी से, बी की वैल्यू ज़्यादा है, बी की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 2। यहाँ पे बी की वैल्यू फिक्स है, आर की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 5, 4, आर की वैल्यू फिर 0 फिर 1, यानी वापस 0 1 2 3 4 आया और फिर वापस घटकर 0 1, यानी कोई भी आप नंबर ले लें यहाँ पे ए की वैल्यू, बट बी की वैल्यू अगर फिक्स आप करके रखे हैं तो आर की वैल्यू हमेशा बी की वैल्यू से छोटी आएगी, आर की वैल्यू हमेशा बी की वैल्यू से छोटी आने वाली है। ये बात समझ में आ चुका होगा। आप कितना भी नंबर बड़ा ले लीजिए बीच का, ए की वैल्यू कितना भी आप ले लीजिए, ए की वैल्यू मान लीजिए आपने इतना बड़ा ले लिया, बी की वैल्यू हमने फिक्स कर रखा है, बी की वैल्यू हमने फिक्स कर रखा है, बी से हम डिवाइड करेंगे तो यह आएगा आपके पास 5 पच्चे 25 आएगा, 4 6 5 9 45, यह आएगा आपके पास 5 3 15, कितना आ गया 2 आ गया। बी की वैल्यू 5 फिक्स है तो आर की वैल्यू कितनी आई है 2, यानी 5 से हमेशा आर की वैल्यू क्या होगी छोटी आएगी। ये बात कंफर्म हो गई है। 5 ये बी की वैल्यू फिक्स है और आर की वैल्यू 2 है, यानी 5 से हमेशा छोटी वैल्यू मिल रही है आपको, यानी आर की वैल्यू हमेशा छोटी मिलती है किससे बी की वैल्यू से। बी की वैल्यू फिक्स है 5 है, आप कोई भी नंबर बीच में ले लीजिए ए की वैल्यू तो हमेशा आर की वैल्यू छोटी मिलने वाली है किससे बी से, यानी बी की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है किससे आर से हमेशा। देखिए बी की वैल्यू फिक्स है, आर की वैल्यू 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है फिर 0 फिर 1 फिर 2, कोई भी आप नंबर ले लीजिए लेकिन बी की वैल्यू अगर फिक्स आप करके रखे हैं तो आर की वैल्यू हमेशा उससे छोटी आएगी, आर की वैल्यू हमेशा उससे छोटी आने वाली है। आर की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी बी से छोटी आएगी। देखें यहाँ पे 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 2 है 0 है 1 है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए और 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 से वो नंबर हमेशा रिमाइंडर क्या होगा छोटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है आर से, आर हमेशा छोटी होती है बी से। ठीक बात समझ में आ रही है। इस बात को ही इन्होंने कहा है कि जो b इज ग्रेटर देन आर है, यानी b की वैल्यू हमेशा आर से बड़ी है, b की वैल्यू हमेशा आर से क्या है बड़ी है।
आगे लिखा उन्होंने कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी r की वैल्यू शून्य से बड़ी होती है। ये कंडीशन है, r की वैल्यू, ये r की जो वैल्यू है वह हमेशा शून्य से बड़ी होती है, शून्य से बड़ी होती है। आप ध्यान से देखें तो r की वैल्यू यहाँ पे शून्य है, यानी r की वैल्यू यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे शून्य से बड़ी है 1 आ गया r की वैल्यू, r की वैल्यू 2 आ गया, r की वैल्यू 3 आ गया, r की वैल्यू 4 आ गया, r की वैल्यू फिर यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे 1 देख रहे हैं, यहाँ पे 0 देख रहे हैं। मतलब r की वैल्यू 0 से तो बड़ी है, बट साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बराबर भी है 0 के, r की वैल्यू शून्य के बराबर भी है, यानी r की वैल्यू शून्य भी होती है, यानी r की वैल्यू क्या शून्य भी होती है और r की वैल्यू 0 से बड़ी भी होती है। मतलब r के साथ कंडीशन 2 है, एक बराबर का और एक बड़े का, यानी शून्य से हमेशा r की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। ये कभी नहीं कह सकते हैं आप ये भी कहेंगे कि बराबर भी होती है, बट ये आप जरूर कहेंगे कि हमेशा r की वैल्यू से b की वैल्यू बड़ी होती है, किंतु r की वैल्यू शून्य से बड़ी भी होती है और बराबर भी होती है, शून्य भी होती है। तो इसी बात को उन्होंने लिखा है कि r की जो वैल्यू है वह 0 से बड़ी भी है और 0 के बराबर भी है। r की वैल्यू शून्य भी आती है और शून्य से बड़ी भी संख्याएं आती है, शून्य से बड़ी भी संख्याएं आती है, किंतु b से बड़ी नंबर r की कभी नहीं हो सकती है, ये कंफर्म रखें। ठीक है, ये तो बात समझ में आपको आ गई है। तो इसीलिए इस बात को लिखा है उन्होंने कि b इज ग्रेटर देन r, यानी b की वैल्यू हमेशा r से क्या होगी, बड़ी होगी, और r की वैल्यू 0 से भी बड़ी होगी, r की जो वैल्यू होगी वह 0 से बड़ी होगी और r की वैल्यू 0 के बराबर भी होगी। बराबर के लिए सिंबल दिया इन्होंने। ये बात समझ में आ गई आपको, ये आपको हमने समझाने की पूरा का पूरा कोशिश किया है। ठीक है, b क्या है, b है भाज्य है, सॉरी भाजक है ना, b क्या है, भाजक है, यानी भाजक हमेशा बड़ा होता है, भाजक हमेशा बड़ा होता है किससे, r मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल से, शेषफल से, इस बात को आपको याद रखना है, शेषफल से b का। ठीक है, शेषफल से हमेशा भाजक बड़ी होती है, छोटी कभी नहीं होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, इस पर हम लोग लेते हैं सवाल। इसकी मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी मदद से हम लोग शुरू में आपको बताया कि HCF हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, HCF निकालने वाले हैं। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल ये बातें समझ में आ गई होगी कि आप 2 धनात्मक पूर्णांक पहले लेंगे कोई भी, और उसमें से छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करेंगे आप। ठीक है, आप 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे a और b, इसमें से बड़ा a है और b छोटा है, तो छोटे वाले में से b a में भाग करेंगे। जैसे ही भाग करेंगे तो एक अद्वितीय पूर्ण संख्या है q और r मिलेगी, यहाँ पे q मिलेगा, यहाँ पे r मिलेगा, और q और r दोनों अपने आप में यूनिक होंगे। ठीक है, जब तक ये नंबर ना बदलेंगे तब तक ये दोनों बदलने वाले नहीं है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ पे नंबर हम बदल रहे हैं वैसे वैसे यहाँ ये बदल रहा है, जैसे यहाँ पे नंबर बदले ये भी बदल गया, ये भी बदल गया। ठीक, जैसे जैसे ये बदलेगा वैसे वैसे इन दोनों बदल जाएंगे, लेकिन जब तक ये नहीं बदलेंगे, जब ये तो b तो फिक्स रहेगा हमेशा, जब तक ये नहीं बदलेंगे तब तक ये दोनों बदलने वाले नहीं है, अपने आप में क्या है, अद्वितीय होंगे। और अद्वितीय इसी को कहते हैं पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता ही है ना, a इक्वल टू बी से q में गुणा बराबर बी क्यू प्लस और r। ठीक, और b इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी आपको हमने समझा रखा है पूरा का पूरा, नहीं पूरा का पूरा हमने यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं यदि किसी प्रकार का कोई डाउट लगता हो यूक्लिड की प्रमेय का समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें प्लीज। आगे हम लोग बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, कोई नंबर है, सिंपल छोटा नंबर लेते हैं
26 और कोई दूसरा हमारे पास नंबर है 6। हमने कहा कि दो नंबर हमारे पास हैं, जैसे ए और बी दो नंबर हमारे पास दिए होते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 26 और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 6 है। मान लेते हैं कि माना ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है 6, ठीक है। और इसका यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो हम करेंगे क्या? हमें पता है कि ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहां पे देखिए ए की वैल्यू कितने है? 26 और बी की वैल्यू कितनी है? 6, ठीक है। आपको पता है कि 26 में 6 से हम डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि b की वैल्यू हमेशा छोटी होती है, a की वैल्यू बड़ी होती है। तो a की वैल्यू में b से हम डिवाइड करते हैं तो q और r निकल कर आएगा। तो 6 से भाग करेंगे, 6 चौका 24, 4 बार जाएगा और आएगा 2। यानी 6 से कितने भाग किए? 26 में, तो कितनी बार गया? 6 चौका 24, 4 बार गया, 4 बार गया तो 4 यहाँ पे q की वैल्यू हो गई प्लस r, रिमाइंडर कितना बचा? 2 हो गया। इस बात को आप लिखेंगे कि r इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 0 दिख रहा है r की वैल्यू नहीं, तो काट देंगे। आप कहेंगे r नॉट इक्वल टू 0 है, r नॉट इक्वल टू 0 है, यानी r की वैल्यू 0 नहीं है। आप जब तक ये प्रोसेस करेंगे, आप इस प्रोसेस को करेंगे जब तक r की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो ये कोई यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है। और जब बार बार चीजें रिपीट होती है, बार बार ये भाग करते हुए आप जाएंगे, लंबा भाग जब करेंगे तो इसे आप कहते हैं एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो विभाजन प्रमेयिका ये है और इसका एल्गोरिथम का मतलब एक लंबी प्रक्रिया, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। तो सवाल में आपको लिख कर आएगा विभाजन प्रक्रिया है ना, एल्गोरिथम की सहायता से आप बताइए। यानी आपसे सिंपल हमने एक एग्जाम्पल लिया है, अभी देखिए ध्यान से, ठीक है। अभी आगे आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल वे में आपको हम समझा रहे हैं। आप देखिए, अब क्या करेंगे आप? एक राउंड हो गया, आर की वैल्यू तो 0 है नहीं, पुनः आप 6 को यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, पुनः 2 को लिखेंगे यहाँ पे, है ना। अब भाग कितनी बार जाएगा? 2 से 6 में भाग करेंगे आप। यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको, 2 यहीं पर रहेगा और 6 यहाँ पे उठकर चला आएगा। और 2 से 6 में भाग करें कितनी बार जाएगा? 3 बार, 2 3 6 आएगा 0 यहाँ पे। 2 से भाग करेंगे कितनी बार गया? 3 बार गया, आया शेषफल कितना? 0 आ गया। यानी आप लिखेंगे r की वैल्यू 0 हो गई है। तो आप कहेंगे r की जब वैल्यू 0 हो गई है तो जो आपके पास भाजक है, भाजक कितना है यहाँ पे? भाजक कितना है जिससे भाग कर रहा है? वह कितना है? 2। कितना है? 2 है। और जो भाजक है वही आपका क्या है? HCF है। वही क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बात समझ में आ रही है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? यही 2 है। तो यहां पे लिख देंगे आप HCF ऑफ कितने का? 26 और 6 का। 26 और 6 का जो HCF निकला वह कितना निकल कर आया? 2 निकल कर आया। ये बात समझ में आ गई आपको? यानी जब तक आप करेंगे ये प्रक्रिया, तब तक ये प्रक्रिया करेंगे, ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि r की वैल्यू 0 ना हो जाए। अगर r की वैल्यू 0 हो जाती है तो प्रोसेस वहीं पे समाप्त हो जाएगा। इतनी बात कंफर्म है? आइए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, 2 नंबर हमारे पास दिए होने चाहिए हमेशा। मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया है 75, ठीक है, 75 हमने कोई नंबर ले लिया है और दूसरा हमने नंबर कोई ले लिया है यहाँ पे 18, ठीक है। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर दिए हो तो इन दोनों की सहायता से आप क्या निकालिए? HCF निकालिए, ठीक है। तो HCF निकालते हैं किसकी? यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना है? 75 है और b इक्वल टू कितना है? 18 है। यहाँ पर लिख देंगे माना a इक्वल टू 75, b इक्वल टू 18। अब क्या करेंगे? 75 में आपको पता है ये विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम आपको पता है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेय क्या होती है?
लिख देते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना है 75 इक्वल टू b कितना है, b है 18 से 75 में आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। 75 में 18 से आप डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये 18 चौका 72, ठीक है, आएगा कितना 3। कितनी बार गया है, 18 से भाग किए हैं तो 4 बार गया, 18 चौका 72, बचा कितना रिमाइंडर यहाँ पे 3। यहाँ पे लिख देंगे r नॉट इक्वल टू 0, यानी r की वैल्यू 0 नहीं है। बात समझ में आ रही है, r की वैल्यू 0 नहीं है। फिर अगला स्टेप करेंगे, आप अगला स्टेप लिखेंगे तो 18 को पहले लिख देंगे इक्वल टू 3 लिखेंगे यहाँ पे। अब ये कितनी बार जाएगा, यानी ये 3 यहीं पर रहेगा, 18 यहाँ पे चला आएगा, कितनी बार जाएगा 3 छक्के 18, कितना बचेगा यहाँ पे 0, कितना बचेगा रिमाइंडर 0। 6 बार गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो यहाँ पे लिख देंगे r इक्वल टू 0। अब HCF ठीक है, कितना हो गया HCF, कितना कितना का 75 और 18 का, 75 और 18 का HCF कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर ये भाजक जो है वही HCF है, भाजक कितना है 3, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में कंफर्म आ रही होगी। बहुत ही हमने धीरा प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश किया है, कोई फास्ट हम नहीं चल रहे हैं, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। समझ में आ रही है, बहुत लाजवाब आपको दिख रहा होगा, है ना।